हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो ये है हमारा ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स के स्टडी में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हम जिस एज में रह रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और हम अपने डेली लाइफ में भी ना जाने कितने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहते हैं। हम ऑलमोस्ट हमारी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर हमें हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव से बात करनी है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप टीवी का यूज़ करते हो, नहीं तो फ़ोन का यूज़ करते हो, नहीं तो थिएटर में जाते हो, वो भी तो टेक्नोलॉजी है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना है या फिर आपको कहीं जाना है तो आप अपने फ़ोन में ही मैप का यूज़ करके जा सकते हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम हमारे एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। क्या होता रहता है? इवॉल्व, यानी बदलता रहता है। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी बदलता रहता है इन्हीं के हिसाब से। तो जब इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा इतना चेंज आता रहता है, ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है, तो आपको भी तो अपडेट रहना होगा। और आप अपने आप को अपडेट कैसे रख सकते हो? सिंपल है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसका हेल्प आप ले सकते हो अपने इकोनॉमिक्स के स्टडी में। अब हर एक बच्चा कंप्यूटर का नाम तो जानता ही होगा। कंप्यूटर हमने स्कूल में भी यूज़ किया है और हमारे घर पे भी होता ही है। और आजकल तो फ़ोन के अंदर ही कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस आ चुके हैं। कंप्यूटर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आप हेल्प ले सकते हो अपने इकोनॉमिक्स में। जैसे सबसे फर्स्ट है प्रेजेंटेशन। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, डेटा होते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट थियरीज होती हैं, जैसे डिमांड की थियरी, सप्लाई की थियरी। तो इन सब को आप आसानी से पढ़ सकते हो अगर आप इन सब को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखो तो। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको बजट समझना है, आपको याद होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में बजट का पूरा चैप्टर ही पढ़ा था। तो अगर आपको इस बजट को किसी को समझाना हो या खुद समझना हो तो सिर्फ 3 स्लाइड्स के अंदर आप समझ सकते हो। फर्स्ट स्लाइड में आप क्या कर सकते हो? बजट का मीनिंग दे सकते हो और उसके जो 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, उनका मीनिंग दे सकते हो। सेकेंड स्लाइड में आप बजट के कंटेंट्स को दिखा सकते हो कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और थर्ड स्लाइड में आप कोई बजट ही दिखा सकते हो, या तो इस साल का या तो पहले का कोई बजट आप दिखा सकते हो। इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, या जिसको आप समझा रहे हो वो भी समझ जाएगा। सेकेंड है एक्सेल वर्कशीट। आपको तो पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं। तो जब रिसर्चर्स कोई रिसर्च करते हैं तो उनके पास जो डेटा होता है ना, उसके अंदर हजारों इन्फॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सर्वे कर रहे हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितना आइटम प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कितना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को आप एक्सेल सीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो और सिर्फ एक क्लिक से, हाँ एक क्लिक से आप उन सारे डेटा का सम, एवरेज, कोरिलेशन जो ढूंढना है वो ढूंढ सकते हो। बस आपको सही तरह से फॉर्मूला या कमांड डालना होगा। थर्ड है डायग्राम्स और ग्राफ। कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसकी हेल्प से आप डायग्राम्स और ग्राफ बना सकते हो। जैसे आप चाहो तो वर्ड फाइल खोल सकते हो और वहाँ पे सिंपल आप ड्राइंग कर सकते हो। कोई भी आप डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, कोई कर्व बना सकते हो, जैसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब। और अगर ऐसे ही आपको कोई ग्राफ बनाना है तो सिंपल आप वर्कशीट के अंदर जाइए और वहाँ पे खाली फॉर्मूला लिखना है और आपको सही कमांड देना है। सही फॉर्मूला और सही कमांड डालते ही आपके स्क्रीन पे आपका ग्राफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट है वो है स्टोरेज टूल्स। अब आपको तो पता ही है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे स्टडी मटेरियल का यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करना बड़ी बात नहीं है, उन्हें संभाल के रखना बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। लेकिन हम उन्हें अगर नोटबुक के फॉर्म में या बुक के फॉर्म में संभाल के रखेंगे तो ऐसा डर है कि हम उन्हें खो सकते हैं, या फिर वो आग में जल सकता है, या फिर वो पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े, मॉइस्चर से भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को अपने कंप्यूटर में रखोगे
तो फिर ऐसा कोई डर ही नहीं है। आप उन्हें अपने पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके कहीं ले भी जा सकते हो, या फिर आप उन्हें परमानेंट सेफ रख सकते हो अगर आप उन चीज़ों को गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या ईमेल के अंदर आप संभाल के रखोगे तो। फिफ्थ है अदर टूल्स। अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि SPSS, SHAZM, eViews, SAS, सब इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये एक ही मिनट में, अगर कोई डेटा है जिसमें लाखों ऑब्जर्वेशन है तो भी सिर्फ एक ही मिनट में आपको आंसर दे देगा। बस आपको सही फॉर्मूला डालना होगा बस। लेकिन ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ही इन्हें खरीदते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या दिक्कत है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, यानी क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप ये समझो कि कंप्यूटर के साथ आप पढ़ रहे हो। कंप्यूटर आपका स्टडी मटेरियल नहीं है, आप तो उसके साथ पढ़ रहे हो, उसकी हेल्प ले रहे हो। इससे आपका जो स्टडी का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन स्टडिंग के प्रोसेस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही फॉर्मूला दोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन गलत फॉर्मूला या गलत कमांड दे दोगे कंप्यूटर के अंदर तो हो सकता है कि आप अपने बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा भी खो सकते हो। अब जो अनदर टेक्नोलॉजी है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी में, वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट हमें कैसे हेल्प कर सकती है? तो सबसे पहला काम जो इंटरनेट से किया जाता है वो है ट्यूटोरियल्स, यानी कि कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स अपने वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दे देते हैं और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो कुछ आपको PPT के स्लाइड्स मिलेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और कुछ वर्कशीट्स मिल जाएगा जिन्हें आप पढ़ सकते हो। सेकेंड है एक्टिव लर्निंग। अब ये क्या है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने वेबसाइट के ऊपर एक्सपर्ट के लेक्चर्स और कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड कर देते हैं और अगर आपको उन चीज़ों को पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और साथ में वहाँ पे लाइव क्लासेस भी होते हैं, बिल्कुल हमारे क्लासरूम के जैसे। है रीडिंग मटेरियल। अब ऑनलाइन आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, जर्नल्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ ऐसे बुक्स होते हैं, कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जिन्हें आपको कुछ पे करके ख़रीदना पड़ता है, उन्हें हम ई-बुक्स और ई-जर्नल्स कहते हैं। फोर्थ है इंफॉर्मेशन। आप सिंपली गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है जो कि इकोनॉमिक्स में डिग्री देती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, या फिर कोई और सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। फिफ्थ है मिसलेनियस। अब देखो, आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन आप पढ़ने के लिए मोटिवेशन का भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हो, तो आप जाके किसी ना किसी के कोट्स सर्च करते रहते हो इंटरनेट पे। तो वैसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे कोट्स चाहिए इकोनॉमिस्ट्स के, फॉर एग्जांपल चाणक्य, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो अगर आपको इन्हीं के कोट्स चाहिए तो आप सिंपली सर्च करके वो भी देख सकते हो। सिक्स्थ है डेटा। अब ये क्या है? तो देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारा सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। अब अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो हम खुद ढूंढ के और यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी एरिया का पॉपुलेशन जानना है तो मैं खुद सबके घर घर जाके मैंने पूछा कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, हर के घर में गई और ऐसे ऐसे मैंने पता किया। उसके बाद मैं उस डेटा को अपने काम में यूज़ कर सकती हूँ कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा मतलब क्या होता है कि आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन ली और फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने किसी भी एरिया का पॉपुलेशन नापा नहीं, मैं सिंपली गई, वहाँ का रजिस्टर खोला, देखा कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और उनको यूज़ कर लिया। तो वैसे ही हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। हम अपने पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट के बजट का डेटा यूज़ करते हैं, बैंकिंग का डेटा यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा यूज़ करते हैं, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का डेटा देखते हैं और फिर उन्हें अपने पढ़ाई में यूज़ करते हैं।
लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप डेटा जब ले रहे हो तो आपको एक अच्छे वेबसाइट से ही लेना है। जैसे कि अगर आपको कोई भी बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का कोई डेटा अगर आपको चाहिए तो एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंटरनेट अगर आप अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। तो देख लो, कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी बस एक टूल है। ये आपके बुक्स को तो रिप्लेस कर सकता है, टीचर्स को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आपके खुद के सोच को, आपके रीजनिंग को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। तो खुद ही सम सॉल्व करना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा। इंटरनेट नहीं सोचेगा आपके बदले। और आप जब इंटरनेट पे पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आ जाते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ख़राब आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, लेकिन आपको उन्हें क्लिक नहीं करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास ये एक विजडम होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे क्लिक करना है, किस चीज़ पे क्लिक नहीं करना है, कौन से वेबसाइट से पढ़ना है, कौन से वेबसाइट से नहीं पढ़ना है। अगर आप ये सारी बातें ध्यान में नहीं रखोगे तो लास्ट में आप चीट कर लिए जाओगे किसी ना किसी से। तो इंटरनेट को अपने पढ़ाई में ध्यान से यूज़ करिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा सीरीज़। आपको मैं इमेज भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। कुछ ऐसे अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि लेबोरेटरीज या फिर रिसर्च सेंटर या फिर गवर्नमेंट के ही एजेंसीज़, जो लोग क्या काम करते हैं, कलेक्शन करते हैं, यानी कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें पब्लिश कर देते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा और फिर पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो ये सारे जो लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, एजेंसीज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को कम्पैक्ट डिशेस के अंदर भर देते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं रिसर्चर्स को या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को। और फिर वो लोग उस सीडी का यूज़ करते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए। कुछ सीडीज़ हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, सीडी ऑफ एनएसएसओ। ऐसे बहुत सारे सीडी का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको पर्टिकुलरली ख़ास तरीके से कोई मिनिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसका भी सीडी होता है। कुछ एजेंसीज जैसे CMIE, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं और उसमें अपने डेटा को डाल देते हैं और फिर वो उन्हें बेच देते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को या फिर कॉरपोरेशंस को, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये है कि सीडी को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी क्या है। अब आपको तो पता ही है कि सीडीज़ के अंदर बहुत सारा डेटा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा यूज़ करने में। लेकिन अगर आपको अच्छे से नॉलेज है किस तरह से सर्च करना है तो आपको डेटा आसानी से मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और इफ़ यू वांट अपकमिंग चैप्टर्स वीडियोस टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द channel. If you have any doubt, you can ask me in comment section or you are free to DM me on Instagram for any study related problems.